नमस्कार दोस्तों एनडीए वर्सेस इंडिया, ये पिछले 48 घंटों का 24 घंटों का एक ऐसा शब्द है जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन क्या रहेगा उसका ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा जोड़ जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर सतीश त्यागी जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया का क्या रहने वाला है, उसके साथ इसका हरियाणा पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। त्यागी जी, सबसे पहले तो एनडीए वर्सेस इंडिया क्या है, ये क्या शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है 24 घंटे में? देखिए, पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का पुनर्जन्म हुआ है या इंडिया कोई बहुत बड़ी चीज़ के रूप में हमारे सामने आया है, समाज के सामने। कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने जो एब्रीविएटेड रूप है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए इंडिया है और इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन इसके जरिए विपक्ष ने एक संदेश देने की कोशिश की है। आप इनके शब्दों को अगर देखें, आप इंडियन नेशनल, तो राष्ट्रवाद तो है ही भाजपा का, और डेवलपमेंटल, चूँकि विकास के मुद्दे के बिना आप राजनीति कर नहीं सकते। इंक्लूसिव, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पिछले 8-9 वर्षों से जो रही है वो एक्सक्लूजन की रही है। इस तरह की फीलिंग दी गई है और विपक्ष भी ये दावे कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को तरह तरह के खेमों में बांट दिया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और कई क्षेत्रीय आधार पर और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। तो इंक्लूजन जी, इंक्लूसिवनेस एक बहुत बड़ा एजेंडा उनका होने जा रहा था, एक्सक्लूजन के बरक्स जी, और अलायंस तो है ही। तो अगर मोटा मोटा हम देखें तो इंडिया जो संक्षिप्त रूप है इस पूरे संगठन का, वो अपने आप में एक ऐसा जादुई शब्द है, क्योंकि इंडिया में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म आ गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आई और उन्हें ये लगा कि जिन पैंतरों को वो अपनाते थे वो आज उनके विपक्षी दलों ने छीन लिया, और वो जो उनकी घबराहट है, बेचैनी थी, वो एनडीए के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर कर दी। दुस्साहस ये कहना होगा मेरे जैसे आदमी के लिए कि नरेंद्र मोदी गलती कर गए। एक सरकारी कार्यक्रम में बतौर प्रधानमंत्री, जहाँ वो एक हवाई अड्डे की टर्मिनल के नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने इस डेवलपमेंट को इतना ज़रूरी समझा कि अपना सारा भाषण लगभग 40% इसी पे केंद्रित रखा। तो ये बात शायद उतना जोर ना पकड़ती जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आलोचना करके, और वो भी सरकारी कार्यक्रम में, और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की कि सारी जमात इकट्ठी हो गई है। मीडिया और बहुत प्रबुद्ध लोग अभी समझ नहीं पा रहे इस जमात शब्द में क्या है। अच्छा, जमात ये उसी तरह की जमात है जो कोरोना में आपने देखी होगी कि जब कोरोना फैल रहा था तो एक जमात आई और जमात फैला रही है, तबलीग की जमात। उनकी भाषा में भी कहीं सांप्रदायिक शब्द जमात का इस्तेमाल हुआ, और उन्होंने कल भी ये संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष का जो जमावड़ा ये हुआ है, ये इंक्लूसिवनेस नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का परिचायक है। और सब तमाम किस्म के भ्रष्टाचारी लोग जिस तरह का वो इस्तेमाल शब्दावली करते हैं, वो तमाम ये सारे घोटालेबाज हैं लोग। तो जो प्रधानमंत्री की बेचैनी है, छटपटाहट है, उसने इस चीज़ को और ज़्यादा बल दे दिया। और उसके बाद जो उनकी पूरी सेना है, ट्रोल आर्मी समेत मंत्री, पूर्व मंत्री, और पूरे देश में एक मुहिम चल पड़ी है। लेकिन अभी तक उन्हें ये तोड़ नहीं मिल पा रहा कि इंडिया के बरक्स हम कौन सा शब्द रख के इस पर हमला करें। तो उनको फिर एनडीए का नाम बदल देना चाहिए था। हाँ, एनडीए का नाम अब संभव नहीं है भारत बदलना, कर लो। लेकिन अगर बदल ले तो, अगर वो इसको बहुत गंभीर चुनौती मान रहे इंडिया शब्द को, फिर बदलना चाहिए। ऐसी कोई रोक तो है नहीं संवैधानिक। हाँ, और नाम ही तो है। हाँ, या ब्रैकेट में हिंदू राष्ट्र लिखने साथ में। हाँ ना, क्योंकि अब उनके पास इस सारी चीज़ों का, विपक्षी एकता का और विपक्ष के हमले का एक ही जवाब है कि वो खुलेआम ये कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं।
या किसी अधिनियम के जरिए या किसी तरीके से प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें। ऑर्डिनेंस ले आए? हाँ, ऑर्डिनेंस ले साथ में। हम्म, और चूंकि बहुत ज़्यादा विपक्ष का ऐसा आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा है नहीं भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी भी तरह से उन्हें ये काम अब कर लेना चाहिए, समय का तकाजा है जी। अन्यथा विपक्ष जो उनकी उम्मीद के विपरीत इकट्ठा हुआ है और उसमें 26 दल आके इकट्ठे हुए हैं और वो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम ममता भी बैठी है, वामपंथी जी। भी बैठे हैं उधर। अखिलेश है तो जैसा भी समाजवाद है उसके एक प्रतिनिधि हैं। नीतीश है तो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी है तो उनका अपने खास अंदाज है राजनीति करने का। अरविंद केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे, आज वो अगर उसमें बैठे हैं संगठन में, तो आप किस आधार पर ये कहोगे हाँ कि वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट तो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अरविंद के आंदोलन में उनका साथ दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो बेशक वो उसको जमावड़ा कहें और उसको बेईमानी डिक्लेयर करें, लेकिन सच्चाई ये है कि इस इंडिया ने हिंदू राष्ट्र की नींव हिला दी है और भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में, उलझन में, पहली बार 9 वर्षों में ये स्थिति है। अच्छा सर, ये तो एक ओपिनियन हो गया कि एनडीए वर्सेस इंडिया में एनडीए में घबराहट है। अब कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते रहे थे कि इनके सामने मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो पहली बार एनडीए में इतने सारे दल इकट्ठा किए उन्होंने। ये अलग बात है कि उसमें कितनी पार्टियां ऐसी हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, पर क्या आप ये मानते हैं कि वो इतने अंदर से कमज़ोर हो सकते हैं कि उनको ये प्रदर्शन करना पड़े, या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्योंकि वो क्यों दिखाएंगे कमजोरी को? देखिए, जो आदमी कमज़ोर नहीं होता, जो मजबूत नहीं होता, विपरीत परिस्थिति आती उसकी पोल खुल जाती है। एनडीए तो 98 में बना था। हाँ, वो तो अटल बिहारी जी के टाइम पे बना था। और यूपीए 2004 में बना था। और वो वक्त का तकाजा था। जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है किसी दल के, तो विभिन्न प्रकार के दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो उस प्रोसेस में यूपी भी बना और एनडीए भी बना। एक दौर ऐसा आ गया 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें सरकार तो एनडीए की रखनी पड़ी नाम के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, विशेषकर मोदी जी, समझते थे कि अब हमें एनडीए के सहयोगियों की जरूरत है। किसी की जरूरत थी भी नहीं जी, बहुमत था उनके पास। बिल्कुल बहुमत था। और जब 2019 का चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत था एक तरीके से। फिर तो एनडीए की कोई स्थिति रही नहीं थी। और उसी का नतीजा था कि वो न तो अकाली दल के जाने की परवाह कर रहे थे, न शिवसेना के टूटने की परवाह कर रहे थे। तो वो आत्मविश्वास से लबरेज थे और बहुत उच्चतम स्तर पे उनका कॉन्फिडेंस था। लेकिन समय है, कॉन्फिडेंस लूज कर गए जी, कॉन्फिडेंस लूज कर गए और वो दिख रहा है प्रधानमंत्री की भाषा और उनकी टिप्पणी से बिल्कुल साफ जाहिर है। नहीं, ऐसा तो वो अक्सर ही करते हैं जी। ऐसा अक्सर नहीं करते। एक रास्ता उनके पास था कि वो इस चीज को भी इग्नोर करते फिलहाल 2-4 अभी जैसे अजीत पवार के जाने से पहले तक वो जब भ्रष्टाचार की पूरी टैली गिनवा रहे थे, हाँ, तो अजीत पवार तब तक शरद पवार जी के साथ ही थे, अब तो उनके साथ हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर उनके इस एनडीए में शामिल हुए हैं। ये वही राजभर हैं जो अभी 1 साल पहले या कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि इस देश में अगर कोई झूठा आदमी है तो नरेंद्र मोदी है। हाँ, उनकी तो वीडियो क्लिप भी मेरे ख्याल से वायरल कर, यानी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि दूसरा कोई झूठा आदमी भी हो सकता है। एक शब्दों में आप कहेंगे झूठों का सरताज। आज उनको आप ले रहे हो, आज आप मुख्तार अंसारी के बेटे को ला रहे हो वहाँ पे, आज आप चिराग पासवान को ला रहे हो। तो किस आधार पे आप ये कहोगे कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, दबंगई के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? तो ये जो कमजोरी हुई है ना इस पूरे एनडीए में, और बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा। और पता नहीं बचाव की मुद्रा में आते हुए आप वो तर्क या उस तरह के उत्तर दे भी पाओगे कि नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि भविष्य में इस तरह के सवाल उठेंगे और हम जवाब दे नहीं पाएंगे, जनता के सामने हम कैसे मुंह दिखाएंगे, ये सब एक्यूमुलेशन होता है सारी चीज़ों का। और जो आपके मन में चल रहा है, आपके बुद्धि में चल रहा है, उस सबका असर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे परिलक्षित होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, पहली बार आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे विपक्ष की सरकार, इससे पहले तो विपक्ष जब भी इकट्ठा हुआ कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है।
हाँ, और इस प्रोसेस से जनसंघ गुजरा है, इनकी जो मूल पार्टी है वो गुजरी है। आज की बात नहीं है, 1967 में गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जो डॉक्टर लोहिया का विचार था मूल रूप से, उसमें 7 सरकारें बनी, 7 प्रदेशों में संघ सरकारें। हरियाणा कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें कम हुई, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, किस तरह का जमावड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती हैं, सामान्य बात है। भारत में तो मतलब सामान्य बात है। हाँ, तो मैं धर्मेंद्र जी ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो गठबंधन की राजनीति को समाप्त मान लिया गया था, वो फिर से जिंदा वो हो एक गया। नए सिरे से बड़ी ताकत के साथ जिंदा हुई है। और जो क्षेत्रीय दलों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनको एक दबाव है कि आपको राष्ट्रीय एजेंडा घोषित करते हुए हमारी आकांक्षाओं को, जिन वर्गों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं क्षेत्रीय दल, वो कोई हवा में तो तैर नहीं रहे। अंततोगत्वा राजनीति तो आम आदमी कर रहा है ना। उनमें वो पार्टियां भी जो वंशवादी हैं, जिनको मोदी जी वंशवादी तो कहते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि तमाम क्षेत्रीय दलों ने एक मजबूर कर दिया पूरे सिस्टम को कि ना तो आप हमारी अस्मिताओं से छेड़छाड़ कर सकते हो, उनको खारिज कर सकते हो, ना आप हमारी आकांक्षाओं को दबा सकते हो। तो अब भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति भी चलेगी, भारत में आरक्षण भी चलेगा, भारत में और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो उनको भी रहना होगा। ये एक सिग्नल एक जनता के माध्यम से राजनीतिक दलों ने समझा दिया है सत्ता को, व्यवस्था को, कि जो परिवर्तन आप 8-9 साल से करने जा रहे थे और जिनसे आम भारतीय डरा हुआ था और विदेशों में भी छवि खराब हो रही थी, आपको उस एजेंडे पर आना पड़ेगा। अब इंडिया नाम का जो ये नया दल बना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेगा। और अभी तो सिर्फ 2 मुलाकात हुई हैं, तीसरी मुलाकात में इस मोर्चे का कोई संयोजक बनेगा और उसके बाद में सीट शेयरिंग की बात होगी विभिन्न प्रदेशों में। लेकिन अब तक की डेवलपमेंट से ये लग रहा है कि ये चीज़ आराम से हो जाएगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है कि ना तो वंशवाद का आरोप है, ना किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है, और सुशासन बाबू वो कहलाते हैं बिहार में। तो अगर नीतीश इंडिया का चेहरा बनते हैं, राहुल गांधी को कोई जल्दी नहीं है, कांग्रेस को कोई जल्दी नहीं है, पहले इन चीज़ों से निपटना है। कल राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ चर्चा हुई कि हम यहाँ कुछ बनने नहीं आए हैं, हमारे सामने आम आदमी की आवाज़ की रक्षा करना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं उनको बचाना है, और महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों से भारत को बाहर निकालना है। तो ये जो बचाव की मुद्रा में जो एनडीए आया है, ये कभी आया नहीं था। ये तो शेर थे, सबको डरा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था जंगल में क्या हो रहा है। एकमात्र एक इकलौती घटना ने भारत के इतिहास को, इसको याद रखा जाएगा, कल का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। परिणाम बेशक कुछ निकले, लेकिन इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को पसीने ला दिए, उनको डरा दिया है जो अपने आप को अपरिहार्य मान के चल रही थी, और जिसको कोई लग रहा था कि अश्वमेध का घोड़ा दौड़ने लगा तो इसे कोई रोक नहीं सकता, वो विराम लग गया। अच्छा सर, इसके अलावा भी जो ये इंडिया है, इसके अलावा भी इंडिया है सर, जो 200-250 किलोमीटर रुपए टमाटर हो जाए तो उसको महंगाई नहीं मानता है। वो जो अंकल हैं वो लोग कहते हैं कि क्या हो गया, फिर हम विश्व गुरु तो बन ही रहे हैं, 2-4 दिन टमाटर नहीं खाओगे मर जाओगे। इस तरह के बहुत सारे आपको हर जगह लोग मिल जाते हैं। तो ये लोग तो, ये जो कांग्रेस वाला इंडिया है या नीतीश जी वाला इंडिया जो भी बना है, इसका साथ तो नहीं देंगे ये लोग। ऐसी संख्या कितनी मानते हो आप देश में? ये लोग ना दें। देखिए 37% वोट मिला हुआ है आज की तारीख में। नरेंद्र मोदी जी जब लोकप्रियता के शिखर पे थे तब 37% मिला, यानी 63% लोग भारत के मतदाता वो मोदी जी के खिलाफ है। और पिछले 14 से के चुनाव से लेके अब तक जो डिक्लाइन हुआ है वो अलग रहा। तो ये चिंता तो होनी चाहिए, और अगर सार्वजनिक रूप से चिंता का प्रदर्शन ना करें तो अंदर से होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अंदर से मोदी भी महसूस कर रहे हैं, अमित शाह भी महसूस कर रहे हैं, और उसी का तकाजा है कि आज आपको ऐसी पार्टियां वहाँ शामिल करनी पड़ रही हैं जिनका ना लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, ना जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत है, जिनको जिन प्रदेशों में कोई नहीं जानते। हरियाणा से गोपाल कांडा की पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा है। अब आप समझ सकते हैं क्या है। तो संख्या तो बढ़ा दी। ऐसे ही उत्तर पूर्व की बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। और एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि जो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधायक हैं, इस समय एनडीए में 1500 के आसपास हैं। अच्छा। और 200 या 250 विधायक इंडिया के ज्यादा हैं। अच्छा।
तो धरातल पे उनके विधायकों की संख्या एनडीए के विधायकों से ज्यादा जबकि है, पार्टियां कम हैं उसमें। पार्टियां कम है, तो प्रदेशों में उनकी ताकत है। और अब जो नई तरह की राजनीति उभरेगी इसके बाद में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में बात करूं मैं, जहां से करीब करीब 120 सीटें आ रही हैं, हाँ, तो 120 जो सीटों पर एक मिनट रोकूंगा जी। मैं आपको। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया अब एनडीए को परेशानी खड़े करेगा, तो वो लोग इसके खिलाफ एक तर्क देते हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बीजेपी तो अपनी गिनती 100 से ही शुरू करेगी, और ये जो इंडिया नया बना है, ये इसके पास कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ ये गिनती 10 से शुरू करते हों। तो ऐसे में ये और एक कमजोर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर गिनती करनी पड़ेगी, करीब करीब 120 सांसद आते हैं इनके भी, तो गिनती तो इनकी भी मान ली जाए, उसमें 100 से ऊपर से ही बढ़ेगी। अच्छा। और एनडीए का जो लक्ष्य तात्कालिक मैं लक्ष्य समझ पा रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की 100-125 सीटें कम करना है। अच्छा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, चुनाव के बाद में किस तरह के समीकरण बनेंगे, क्या अलायंस, अच्छा, इनका टारगेट इनको कमजोर करना है, इनको कमजोर करना है इस समय। और जो धरातल की राजनीति, आप ही देखिए उत्तर प्रदेश में, आप कहें कि योगी का एक छत्र राज है, या कुछ लोग हैं जो ना महंगाई से प्रभावित है, ना बेरोजगारी से प्रभावित है, ना उनको टमाटर का रेट प्रभावित कर रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो ये मान के चलते हैं कि मोदी नहीं होंगे तो योगी होंगे, योगी हो जाएंगे। तो एक तरह की खास राजनीति की उनके तेवर हैं उन लोगों की, लेकिन आज वो खुड्डे लाइन लगा दिए जाएंगे एक तरीके से। क्योंकि उत्तर प्रदेश का समीकरण ये देखिए, शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये गांठ बांध चुका है कि मैंने कांग्रेस को वोट करना है, कांग्रेस को वोट करना है, कांग्रेस को ही वोट करना है। अच्छा, तो क्या जयंत ने इस चीज को समझा है? जी, जयंत ने भी समझा और अखिलेश ने भी समझा। अखिलेश के तेवर जिस तरीके से बदले हैं, अच्छा, पहले तो अखिलेश भाव नहीं दे रहे थे राहुल गांधी को, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए उत्तर प्रदेश में, अपने वजूद के लिए जरूरी है, तो उनको कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा, कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा, राजनीतिक मजबूरी ये है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कहेगा, जो उसको चल रहा था उसके दिमाग में कि भाई मुलायम सिंह भी हमारे नेता रहे, आज कोई ये दुविधा है नहीं, आज कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी एक साथ खड़े हैं। चौधरी चरण सिंह जो धर्मनिरपेक्षता के एक तरीके से मसीहा थे, उस तरह की राजनीति, हाँ, कभी उन्होंने, किसान जातियां वो समझ सारी वहां खड़ी हैं। तो जयंत ने ये जो फैसला लिया है, जो कहा जा रहा था कि वो एनडीए में जाके खीर खाएंगे, उनका एक ट्वीट था, तो उन्होंने, आप चूंकि आप उसी एरिया से हैं और आपने उनकी पॉलिटिक्स को भी बहुत नज़दीक से देखा है, उनके दादा पिता की, तो जयंत का फैसले को आप किस तरीके से देखते हो कि कितना, क्या उनके पीछे रणनीति रही होगी इंडिया के साथ जाने देखिए, में? जयंत का फैसला बहुत समझदारी का है। चौधरी चरण सिंह की राजनीति भी बिना मुस्लिम समाज के नहीं चल रही, नहीं चलती। जो समीकरण उन्होंने 60 के दशक में बनाए थे और जो चौधरी चरण सिंह को शिखर पर ले जाने वाले समीकरण थे, उसमें मुसलमान समाज का, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था। जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, वहाँ भारी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है, और जयंत चौधरी ये खतरा नहीं लेंगे। अगर जयंत चौधरी इस गठबंधन से बाहर रहते तो कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन, चूंकि वहां से मुस्लिम सपोर्ट अपने खेमे में ले लेता, तो जयंत की राजनीति जीरो है, खत्म होने जा रही है। तो जब उन्होंने कहा ना खीर खाऊंगा, तो खीर ही तो है, हाँ, काफी बना वो नहीं रहे, लेकिन बनी बनाई आएगी और वो खाएंगे। और इसमें चावल भी है, दूध भी। धर्मेंद्र जी, राजनीति में जनता ही तय करती, सारी सब एजेंडा जनता तय कर रही है। जिन चीज़ों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब जनता तय करती है, और राजनीतिक दल तो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। और राजनीतिक रूप से, अगर विशुद्ध राजनीतिक रूप से देखें, तो हम इस समय जिस तरीके से निगलती जा रही हैं सारी चीज़ें, आपने शिवसेना तोड़ के एक फैक्शन बना लिया शिंदे वाला, आपने एनसीपी तोड़ के बना ली, तो सारे दलों में ये भय व्याप्त था कि अगर हमने अपना वजूद बचाना है, हमने अपना अस्तित्व कायम रखना है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी से इस समय दो हाथ कर लें। अब वो करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं, मजबूरी होगी उनकी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि जो ये इंडिया है, और राहुल का अभी तक का पहली और दूसरी मीटिंग का जो एटीट्यूड है, जो बातचीत है, जैसा वो डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पद से हटाने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं।
क्या ऐसा लगता है उनके उस कदम बिल्कुल से? तैयार हो चुके हैं जो लोग राहुल मतलब प्रधानमंत्री बनने की उनकी तो कभी इच्छा नहीं लगती बिल्कुल मुझे। इच्छा नहीं है और वास्तव में नहीं है। हम्म, जो लोग राहुल गांधी की राजनीति को देख रहे हैं जब से वो आए हैं 2004 से, आप उसका अध्ययन कीजिए। 2004 में जो भाषा राहुल गांधी की थी सत्ता को लेके, वो 2023 में भी है। इस चीज को उनके प्रतिद्वंदी समझते हैं। राहुल गांधी इस समय प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन वो देश के नेता बन गए और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में बन गए। हम कोई स्कोप ही नहीं था उनका तो। कोई स्कोप ही नहीं था। और इसमें बड़ा सहयोग क्या है भारतीय जनता पार्टी में कि उन्होंने 9-10 साल जो अब तक का उनका टाइम है, एक पल के लिए भी राहुल गांधी को हटने नहीं दिया। अब पप्पू नहीं राजनीतिक कहता पटल कोई उनको। से राजनीतिक पटल से हटने नहीं दिया। वो इंडिस्पेंसिबल हो गए, अपरिहार्य हो गए राहुल गांधी कि अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति में जिंदा रहना है तो राहुल का होना अनिवार्य है। क्योंकि राहुल उनके लिए सॉफ्ट टारगेट थे। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी इवॉल्व हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह का कद उनको मिला है, सारा देश साक्षी है किस तरह की भीड़ जुटी है उसमें। और राहुल गांधी के अंदर का जो राहुल लोगों के सामने आया, लोग भूलते थोड़ी हैं श्रीनगर में बर्फ गिर रही है, बारिश गिर रही है, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। और हाल ही में अभी एक में जैन मुनि का वीडियो क्लिप देख आई रहा था। हुई थी। वो बोला उन स्वामी जी ने मेरी अपोजिट होगी, सोच ही बदल कितनी गई बड़ी मेरी। बात की। ये व्यक्ति देश को बदल के रख देगा कि एक आदमी उसके ऊपर उल्टी कर रहा है और वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तो उन्होंने शब्द किया कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो लोग दर्शन की भाषा को समझते हैं, अध्यात्म की, स्थित प्रज्ञ बहुत बड़ी चीज है। स्थित प्रज्ञ तो महावीर और बुद्ध में है। मुझे लगता तो है अगर कोई जैन स्वामी, मुझे लगता है आप भी राहुल की पप्पू से ये जो छवि बनी है, आप इसको देख के मतलब एज ए एनालिस्ट आप काफी अच्छा महसूस करते होंगे कि बदला तो है बंदे ने। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एरोगेंस, अहंकार, मैं। और वो इतना कह गए कि मंचों से आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहते, मोदी सरकार, मोदी देगा। ये भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन के खिलाफ है। उनका बुनियादी सिद्धांत है कि वो व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, कतई भरोसा नहीं करते। उनके लिए तो गुरु भी वो ध्वज है जो शाखा में लगता है, वहां भी व्यक्ति नहीं खड़ा है कोई। वो ये चाहते थे, गोलवलकर की सोच ये थी, डॉक्टर हेडगेवार की सोच ये थी कि व्यक्ति प्रधान है ही नहीं राजनीति में, विचार महत्वपूर्ण है। और भारत माता का प्रतिनिधित्व भगवा ध्वज कर रहा है। ऐसे माहौल में सारी चीजों को पीछे हटा के जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या जो किसी विचार के साथ जुड़े थे, उन सबको ये चिंता होनी चाहिए कि कैसे इस पूरे माहौल में एक व्यक्ति सारी चीजों पे छा जाता है और हम सबका अस्तित्व से एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। अब मान लीजिए एक पल के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है, तो जो 100 साल से जो संघर्ष चलता आ रहा है, एक संगठन है, उसके आप सहमत हो या ना हो उस विचारधारा से, लेकिन उसने एक अपनी जगह तो बनाई है ना कि वो केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए। और अगर उस पर कोई ग्रहण लगाएगा उनकी संभावनाओं पे, जाहिर सी बात है उन्हें चिंता होगी। तो मैं तो धर्मेंद्र जी यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी का पराभव होता है तो इससे सबसे ज्यादा खुश होने वाला कोई होगा तो वो संघ होगा, संघ की विचारधारा होगी। और राहुल गांधी तो समय की उपज है। आज कौन वंशवाद के आरोप लगा देगा? उनकी माँ सत्ता से बाहर है, उनके परिवार में कोई नहीं है दूर दूर तक भी। और एक चीज और बता दूं मैं, कहने का ही शब्द है सारी पार्टियों में। एक चीज और बता दूं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद में इस परिवार में क्या बचा था? राहुल, प्रियंका और सोनिया। सोनिया गांधी तो 6 साल सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भी नहीं हुई। और उस समय नरसिम्हा राव थे और सीताराम केसरी थे, और कितनी तरह की परेशानी उन्होंने की। सीताराम केसरी जैसा व्यक्ति, उसने चुनौती खड़ी कर दी और कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। तो अब कहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था उस परिवार के पास में। लेकिन धीरे धीरे आए, 2004 में सरकार बनाई, 2009 में सरकार बनाई। अब ठीक है, जनता का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन राहुल गांधी को नेता बनाने में मेरा पहले दिन से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनको नेता बना रही है। और उनके नेतृत्व को अब उन राजनीतिक दलों ने भी मान लिया है जो उनको अभी तक खारिज कर रहे थे, जो भाजपा के प्रभाव में आके उनको पप्पू समझ रहे थे। लेकिन पप्पू नहीं है, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। उसकी भाषा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक बहुत सीनियर पत्रकार रहे हैं श्रवण गर्ग, दैनिक भास्कर समूह के प्रमुख, मेरी काफी मुलाकातें रही हैं सर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये देश राहुल गांधी को समझ ही नहीं पाया।
श्रवण दो जी आजकल तरीके ये हैं, कह रहे हैं। आप श्रवणगर को गाली देना शुरू कर दो, आप उस जैन मुनि को गाली देना शुरू कर दो। अगर आपकी इससे तसल्ली होती तो आप दीजिए सबको गाली, आप डॉक्टर त्यागी को कोसिए, लेकिन अपने भविष्य की चिंता कर लो। अच्छा सर, एक वो मुहावरा है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो ले देखिए बात घूम फिर के है ना फिर अपने एरिया पे आ जाती है, जी हरियाणा पे आ जाती है। अब कांडा जी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है और जननायक जनता पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। तो इससे एक तो सवाल यही है कि क्या अब उन सारी चर्चाओं को विराम लग गया जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने शुरू की थी, जिसको धनखड़ जी का पूरा ग्रुप साथ दे रहा था। अभी एक खबर भी फ्लैश हुई कहीं पे कि धनखड़ को मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है हरियाणा का। तो अब ये तो हरियाणा में कंफर्म हो गया कि अब जजपा को साथ रखना भाजपा की एक मजबूरी है, इन नेताओं को अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। पहले तो इसी पे बताइए कि क्या आप भी सहमत है इस बात पे कि जजपा और भाजपा अब एक हैं, चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे? नहीं, जजपा तकनीकी रूप से आज एनडीए का हिस्सा है, हम्म उस एनडीए का हिस्सा है, उस भाजपा के साथ है जिसका मुख्यमंत्री अभी 24 घंटे पहले कह रहा था कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन ये जरूरत ऊपर महसूस की गई, खट्टर साहब शायद इस चीज को अब नहीं गंभीरता से कहेंगे नहीं वो ये समझ रहे बात। थे और उनको कहा गया कि आप अपनी भाषा बदलो। ऊपर बैठे हुए अमित शाह, ऊपर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को वस्तु स्थिति का पता है और उन्हें ये पता है कि आज जजपा जैसी पार्टी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो कमजोरी दिखाई है ना, आप इसको महीने बाद कर लो, 10 दिन बाद कर लो ना, इस सारी कमजोरी चीजों की को। कीमत भी वसूलेंगे ये दल इनसे। जजपा का तो एकदम अपर हैंड हो गया है। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनको आमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। उनसे ज्यादा तो फायदे में कोई भी नहीं रहा, बहुत खुश हैं वो तो। अब उन्हें जो कुछ मिलेगा इसी में कुछ संभावनाएं तो मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा वो तो लपेटे बैठे थे चीजों को। कुछ सबको पता है क्या था उनके पास में। अब उनकी उम्मीद बन गई है। अब उनका सम्मान भी बढ़ गया। हाँ। आज तो वो राजग के महत्वपूर्ण घटक है। घटक हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर राजभर और गोपाल कांडा महत्वपूर्ण है तो वो तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पास कम से कम 10 विधायक। 10 विधायक तो है। कांडा के पास तो खुद ही अकेला ही है वो तो। तो ये जो बना है सारा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है एनडीए ने, लोग बहुत बारीकी से इसमें जो लोग शामिल हैं उनके चरित्र को भी देखेंगे, उनकी चाल और चेहरे को भी देखेंगे बहुत बारीकी से। तो मैं जो कह रहा था कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई धर्मेंद्र जी, कि जनता से आप बात करो, वो कहते हैं मोदी क्यों आएंगे, बोले विपक्ष बिखरा हुआ है, मोदी क्यों आएंगे, इनमें जूतों में दाल बटेगी, ये लोग कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते। आज उन्होंने धारणाओं को खत्म कर दिया। तो वो आम आदमी जो इस चीज को लेके फिक्रमंद था कि विपक्ष, वो चाह रहा था कि बदलाव हो, विपक्ष मजबूत हो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो। तो अब उन्हें ये चिंता हो गई है, मजबूत होते ही चिंता होने लगी है। ये तो सब कहने की बात है ना कि सत्ता को एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए। सुनने में अच्छी लगती बात, लेकिन किसी को नहीं चाहिए। तो लेकिन आम जनता में ये बात आज घर कर गई है कि जो लोग आए हैं ये टिकेंगे, रहेंगे और इस तरह की राजनीति करना उनकी मजबूरी है। दूसरे ये जिंदा रहना तो करनी पड़ेगी। जन दबाव में ये सारी चीजें हो रही है, ये पब्लिक प्रेशर है। उनके वजूद का संकट है, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिक प्रेशर है। आप इस महंगाई के इस स्तर पे, बेरोजगारी के इस स्तर पे, भ्रष्टाचार के इस स्तर पे लोगों के बीच जाएंगे और ऐसी बातें करेंगे जो उनकी जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाती, तो उसे कोई स्वीकार करने वाला नहीं। अच्छा सर, जजपा तो चली गई एनडीए में, अलोपा भी चली गई, अब बची 3 पार्टियां हरियाणा में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल ने ट्राई करी इंडिया में एंट्री करने की, अभी तक वो एंट्री नहीं कर पाए हैं। हालांकि नीतीश कुमार, केसी त्यागी, सब चौटाला परिवार के अच्छे संबंध हैं उनके। तो क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का भी कोई थोड़ा मोटा स्कोप बने ताकि ये जिंदा हो जाएं हरियाणा में? क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं ओम प्रकाश चौटाला जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी ने सवाल पूछा उनसे, तो पहले तो वो ये कहते रहे कि इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार आएगी तो हम किसानों के साथ वो तो उनकी वो भाषण, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करेंगे। तो लेकिन दूसरा सवाल जैसे पूछा कि आपका कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है,
तो उन्होंने कहा हमारा किसी से द्वेष नहीं है, तो चीजें तो वो भी देख ही रहे हैं। भाजपा से मुक्ति मिले इसलिए हम मतलब कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने पहली वाली जो अपनी स्टेटमेंट थी उसको काट लिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हाथ के हाथी। और आज सच्चाई ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल को साथी चाहिए, बिल्कुल, मतलब जज्बा के सामने तो कमजोरी है बहुत ज्यादा, तो साथी चाहिए। अब वो इंडिया में उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, और मुझे ये लग रहा है कि शायद इंडिया में उनको शामिल ना किया जाए। कारण सर? कारण ये है कि आप हरियाणा में एक अच्छी खासी मजबूत स्थिति में है। हाँ, तो क्यों खामखा दाव पे लगाएं, है ना। और दूसरा कारण भी आप समझते हैं, देखिए पिता पुत्र दोनों जेल काट के आए हैं, कारागार के निवासी रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा इजी होगा, अगर फिर तो वो कैसे कह पाएंगे कि कांग्रेस कैसे हमला करेगी अजय चौटाला पर अगर ओम प्रकाश चौटाला साथ में होगा तो। और हरियाणा की राजनीति आप तो पता है कि कैसे यहाँ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किस हद तक चीजें चलती हैं। तो कई बार चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं होती, हो सकता है कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटे स्तर पे कहीं हो जाए कि तुम यहाँ लड़ लो, हाँ, हम तुम्हें सब रीजनल 5-7 सीटों पर आप ये कर लो, घोषित रूप से अंदर टेबल के नीचे वाला, जिस तरह के होते रहे समझौते, तो वो संभव है। एनडीए जहाँ जहाँ ये जेजेपी वाले काटे जा सकते हैं वहाँ। और बहुत ओम प्रकाश चौटाला जी का जो प्यारा सपना थर्ड फ्रंट का, वो तो अभी भी जिंदा है। वो तो इंडिया पूरा कर ही रहा है ना। तो एक तरफ इंडिया हो गया, एनडीए होगा, तीसरा मोर्चा तो हमेशा रहेगा। तो हो सकता है वो तीसरे मोर्चे की कवायद ना शुरू कर दें इन दो के अलावा। अब तो पार्टियां बची ही नहीं है जी। हाँ, पार्टियां तो बिल्कुल डिवाइड होगी ना एनडीए और इंडिया में। हाँ ये है, लेकिन कुछ थर्ड फ्रंट में तो कुछ भी नहीं बचा। 64 पार्टियां आई हैं सारी। तो पार्टियां तो 200 के आसपास नहीं, वो तो फिर और भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास में चले जाएंगे। तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं चर्चा करता हूँ आपसे। एक और मुख्यमंत्री हैं जो शिवानी के हैं, अरविंद केजरीवाल जी, और काफ़ी उनका बड़ा सपना रहा है हरियाणा में अपनी पार्टी, और अभी बिजली पंचायतें भी शुरू कर रखी है उन्होंने। तो अगर इंडिया बना सर, तो क्या हरियाणा में फिर मजबूरी हो जाएगी इनके आपस में सीट शेयरिंग करना? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे आदमी है जो केक अकेला खाना चाहते हैं हमेशा। अच्छा, इस समय बड़ा प्रेशर है उन पे, उनकी सरकार खतरे में है, दिल्ली वाली। अगर वो प्रदेश का जो आ गया स्टेटहुड खत्म करने का ऑर्डिनेंस आ गया और कांग्रेस अगर मालिया न्यूट्रल भी रह जाए तो उनकी तो सरकार चली जाएगी। अच्छा, ऐसा इसलिए वो इंडिया में आए? उनकी मजबूरी है। वो तो अभी हफ्ते भर पहले तक उनके तेवर ढीले नहीं पड़ रहे थे। एक दौर था जब वो कह रहे थे मध्य प्रदेश राजस्थान में हम चुनाव लड़ेंगे, तब वो कांग्रेस पे प्रेशर बना रहे थे इस चीज का। गुजरात में उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी सर। कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया तो वो दूसरी तरह की भाषा बोलने लगे। लेकिन अब उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया है कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, और अब तो इंडिया सपोर्ट करेगी, पार्लियामेंट में करेगी नहीं करेगी। तो अरविंद केजरीवाल है बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, लेकिन शातिर ही गिरते हैं राजनीति में। मतलब ये जो वाला गठबंधन है, ये लोकसभा का गठबंधन है? बिल्कुल लोकसभा का गठबंधन, विधानसभा का कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल है, उसकी सफलता पे तय करेगा है। और ये जो 4 प्रदेशों के चुनाव आएंगे, इसमें देखना आप क्या स्थिति होगी। अगर चारों प्रदेशों में या 3 प्रदेशों में भी इंडिया की सरकार बन जाती है, इंडिया कहना आसान है इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इंडिया की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस फायदे में ही है। इसका फायदा ना तो पार्टनर्स को मिल रहा, सिर्फ कांग्रेस को मिल रहा है। और अगर कांग्रेस ये सोचे कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ना भी मिले या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, तो उस स्थिति में 10-12 प्रदेशों में उनकी सरकारें हो तो क्या नुकसान है? हाँ, जिंदा हो जाएंगे, बाद में देखेंगे, मजबूती आ जाएगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल की मतलब चांसेस कम लगते हैं? संभावना बहुत कम है। और आम आदमी पार्टी मजबूरी में गई है, साथ में मजबूरी में है, बिल्कुल रहना भी पड़ेगा वहाँ पे। तो इंडिया का फ्यूचर तो फिर ठीक दिखता है। इंडिया का फ्यूचर हमेशा ब्राइट था, है और रहेगा। वो सुधीर चौधरी जी तो कह रहे हैं कि काफी मायूस थे, कल मैं देखा था उनका एक क्लिप। हाँ, जिसके आशाओं पे जब तुषारपात होता तो जाहिर सी बात है। चलो, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई और तेज होने वाली है, बहुत तेज। हमें काफी चर्चाएं करनी पड़ेंगी इस पे। हाँ, बिल्कुल करेंगे हैं? अब राजनीति बार बार आपको हमें बातचीत करने का मौका देगी। दोस्तों, ये थी एनडीए वर्सेस इंडिया और इसका हरियाणा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने ये भी चर्चा त्यागी जी से करी है। कोशिश करेंगे वीकली एक आध ऐसी बैठकी हम कर लें, रूटीन में त्यागी जी के साथ मिलना बैठना होता है।
पर ऑन कैमरा बातें कही जाती हैं, वो जिम्मेदारी के साथ कही जाती हैं और वो कैजुअल बातचीत नहीं होती है, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर सोचना पड़ता है, पूरी उसमें जिम्मेवारी से। पूरी जिम्मेदारी से हाँ। कहना पड़ता है। हम निष्पक्ष बेशक ना हो, लेकिन जनपक्ष के साथ हैं। आप अगर हरियाणा की राजनीति से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कोशिश करूंगा कि अगली मीटिंग में त्यागी जी से वो सवाल पूछे जाएं। आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या सोचना है ये भी आप बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।